मैं पुणे सर आज क्लास फोर्थ के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 7 पौधे उनके भाग एवं कार्य का पहला वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टॉपिक ही आपका है, चैप्टर का नाम ही है क्या, पौधे उनके भाग एवं कार्य। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, बीज है, यानी 6 इसके प्रकार होते हैं। तो अब जड़ की परिभाषा क्या है, आप कोई भी पौधा निकाल करके उसको देख सकते हैं। जैसे एक पौधा है आपके सामने है, ये देख रहे हैं, तो ये मिट्टी लगा हुआ पौधा है, देख रहे हैं नीचे। तो यह आप परिभाषा दे सकते हैं। अब देखिए इतना भाग आपका मिट्टी के नीचे दबा रहता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पौधे का वह भाग जो मिट्टी के नीचे रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, उसे हम जड़ कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेंगे कि पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर स्थित होता है उसे हम जड़ कहते हैं। अब आता है कि जड़ के क्या कार्य हैं। तो जड़ का कार्य है मिट्टी के अंदर से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना, सोखना और पत्तियों तक पहुंचाना, ये आपका जड़ का कार्य हो गया। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो खाद्य पदार्थों को संचित करके फूल जाती हैं। जैसे आपका जड़ के रूप में बहुत सारे जड़ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपका गंजी है, उसको शकरकंद कहते हैं, कंजी कहते हैं, तो उसको आप देखते हैं कि वो फूल जाती है, वो जड़ें होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, स्टेम। इसको अगर आप हटा देते हैं, देख रहे हैं इसको, तो ये हो गया तना। तना क्या है, तो पौधे का वह भाग जो सीधा खड़ा रहता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है, उसे हम तना कहते हैं, ठीक है। जड़ हो गया। पौधे का वह भाग जो पौधे को सीधा खड़ा किए रहता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। देख लेंगे तना ये है आपका, यहां से यहां तक ये तना, ठीक है। तने का क्या कार्य है, तो यह पत्ती, पुष्प, फल आदि को सहारा देने का कार्य करता है, मजबूत रखने का कार्य करता है। इसके बाद तीसरा आता है पत्ती। ये पत्ती देख रहे हैं इसका, तो स्टेम से लगी हुई एक चौड़ी विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाली भाग जो होती है उसे हम पत्ती कहते हैं। देख रहे हैं, पत्ती ये हो गया। पत्ती का क्या कार्य है, तो पत्ती का कार्य यह है कि यह पौधों के लिए भोजन बनाता है तथा जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन रिफ्यूज करता है, देता है, रिड्यूस करता है, बनाता है, जिससे जीवधारी ऑक्सीजन सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन का प्रयोग वो सांस लेने में करते हैं। ये आपका पत्ती का कार्य हो गया। अब इसके बाद फल क्या है, फूल क्या है, तो फूल यानी जब इस पत्तियों के यानी शाखाओं के सबसे लास्ट में जब देखेंगे तो वह एक प्रकार का उस पर पुष्प लगा होता है। जो पुष्प क्या है, वह रंगीन होता है, कहीं सफेद होता है, कभी नीला होता है, काला होता है, मतलब इस तरह के विभिन्न प्रकार के रंगीन जो अवयव पाए जाते हैं उसे हम पुष्प कहते हैं। पुष्प का कार्य क्या है, पुष्प का कार्य सबसे पहले कीट पतंगों को आकर्षित करना, किसी के मन को आकर्षित करना, और यह आकर्षण उसके जीवधारियों के अगली पीढ़ी के लिए या कह लीजिए कि निषेचन क्रिया के लिए वह लाभदायक होता है, ठीक है। तो ये आपका पुष्प हो गया। और पुष्प के बाद बीज क्या है, तो बीज वह फलों से प्राप्त वह चीज है, वह पदार्थ है जो पुनः उसी तरह का दूसरा पौधा तैयार करने में सहायक होता है, जिसे हम बीज कहते हैं। ये आपका पौधे का विवरण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जड़ क्या है, पौधे का वह भाग जो भूमि या मिट्टी के नीचे रहता है, जड़ कहलाता है। कुछ जड़ें भोजन संचित करके फूल जाती है। ये अभी आपको हम समझा दिए थे कि क्या है, कि पौधे का वह भाग जो भूमि के नीचे रहता है, जड़ कहलाता है। कुछ जड़ें भोजन संचित करके फूल जाती हैं, जैसे मूली, सलजम, शकरकंद, गाजर, चुकंदर आदि।
आगे है जड़ के क्या कार्य हैं। तो जड़ के कार्य पौधों के भूमि से जल एवं खनिज लवण सोखकर पत्तियों तक भोजन भेजना तथा पौधों को भूमि में जमाए रखना होता है। तना क्या है? पौधे का वह भाग जो मिट्टी में मजबूती से सीधा खड़ा रहता है तना कहलाता है। पौधे का वह भाग जो मिट्टी में मजबूती से सीधा खड़ा रहता है उसे हम तना कहते हैं। तना का क्या कार्य है? तो जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्ती फूल फल को सहारा देना होता है। जड़ का क्या कार्य है? तो जड़ का कार्य है वो तने का कार्य जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा फूल पत्ती फल को सहारा देना होता है। अगला आता है भूमिगत तना। इस तने में भी एक तना ऐसा होता है जो जमीन के नीचे होता है जिसे हम भूमिगत तना कहते हैं। वह तना जो भूमि के नीचे पाया जाता है उसे हम भूमिगत तना कहते हैं। जैसे आलू प्याज लहसुन अदरक जिमीकंद आदि। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस पाठ में आपने पढ़ा जड़, जड़ क्या परिभाषा, जड़ के कार्य, तना की परिभाषा, तना के कार्य और भूमिगत तना। जड़ तना का कार्य उसकी परिभाषा सुना। इसमें तीसरा है पत्ती। पत्ती क्या है? तने पर हरे रंग की चौड़ी लंबी आदि विभिन्न आकार प्रकार की जो आकृति या रचना होती है पत्ती कहलाती है। यानी आप देख रहे हैं कि आपको हमने उस पौधे को दिखाया था कि पौधे में स्टेम के साथ देख रहे हैं कि आप एक पत्ती लगी होती है, एक आकृति रचना होती है जो हल्की चौड़ी होती है तथा लंबी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। अब एक हम पत्ती आपको दिखा रहे हैं। यह पत्ती आप देखेंगे क्योंकि आपको पत्ती के भाग का भी अध्ययन करना है, इसलिए आप उसका देखेंगे। तो सबसे पहले है कि पत्ती के प्रमुख भाग कौन कौन? पर्णधार। पत्ती का वह भाग जो तने से लगा होता है उसे हम पर्णधार कहते हैं। यानी यह आपका देख रहा है, यह हमने तोड़ दिया इसको, यह लंबा सा होता है जो तने से लगा होता है, इसे हम कहते हैं पर्णधार। अब पर्णवृंत या डंठल क्या है? वह भाग जो पर्णधार से ऊपर स्थित होता है पर्णवृंत कहलाता है। यानी जो डंठल होता है यहाँ से एक लंबा जो तना से लग गया, तने से लगा हुआ है, तो तने से लगा हुआ जो है उसे हम पर्णधार कहते हैं। जो इसके ऊपर है जो पत्ती से लगा होता है उसे हम पर्णवृंत या डंठल कहते हैं। उसके बाद पर्णफलक तीसरा आता है। फिर से एक बार देखें पर्णधार क्या है? तो जो डंठल लगा होता है तने से, उसे हम पत्तियों से डंठल से जो जुड़ा रहता है उसे हम पर्णधार कहते हैं। जो पर्णधार पत्ती से लगा होता है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। और ये जो चौड़ा फलक है, देख रहे हैं पत्ती का वह भाग जो चौड़ा होता है इसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। अब पर्णशीर्ष क्या है? यह जो पत्ती का वह भाग जो एकदम क्या है? आगे रहता है, नुकीला तरह से रहता है, चाहे एकदम ऊपर रहता है, स्थित होता है, उसे हम पर्णशीर्ष कहते हैं। देख रहे हैं पर्णशीर्ष हो गया। अब अगला है मध्य शिरा। तो ये देख रहे हैं आप, देखो ये देख रहे हैं शिराएं निकल रही है इधर से इधर से इधर से, तो इसे जो बीचों बीच में रहता है, ये बीचों बीच जो रहता है इसे हम कहते हैं मध्य शिरा। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मध्य शिरा हो गया, ये हो गया मध्य शिरा। यानी पर्णफलक के बीच वृत्त से पर्णशीर्ष तक मोटी रेखा जैसी आकृति होती रचना होती है उसे हम मध्य शिरा करते हैं। यानी पर्णवृत्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब मध्य शिरा हो गया। अब शिराएं क्या है? तो मध्य शिराओं से जो अनेक रचनाएं लगी होती हैं, शिराओं की तरह से होती हैं, निकली पतली पतली धागे जैसी, देख रहे हैं धागे जैसी रचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं या शिराएं कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो शिरा के क्या कार्य है? इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है पत्तियों में स्थित शिराएं खनिज लवणों का एवं जल का पत्तियों तक पहुंचाती हैं। यानी यह पत्तियों तक लाती हैं, देख रहे हैं, ये सब में होती है शिराएं पत्तियों तक लाती हैं और पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं।
इस प्रकार से यह पत्तियों का भाग हो गया, पत्तियों का कार्य हो गया। और सबसे बड़ा चीज ये जो पत्ती है, इसका सबसे बड़ा कार्य ये है कि यह भोजन बनाता है और भोजन बना करके पौधे के समस्त भागों में पहुंचाता है। जो एक तरह से कह लें तो यह पत्ती ही पौधे का वह महत्वपूर्ण अंग है जो पौधे को जीवित रखता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, पत्ती, तने पर हरे रंग की चौड़ी लंबी आग, विभिन्न आकार की, एक प्रकार की जो आकृति या रचना होती है उसे हम पत्ती कहते हैं। पत्ती के प्रकार क्या है, तो पत्ती के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो पर्णाधार, पत्ती का वह भाग जो तने से लगा रहता है पर्णाधार कहलाता है। पर्णवृंत क्या है, वह भाग जो पर्णाधार से ऊपर स्थित होता है पर्णवृंत कहलाता है। पर्णफलक क्या है, पत्ती के चौड़े भाग को हम पर्णफलक कहते हैं। और पर्णशीर्ष क्या है, पत्ती के अंतिम स्थान जो लंबा होता है, नुकीला होता है, पर्णशीर्ष कहलाता है। पत्ती का भाग जो लंबा होता है या नुकीला होता है। मध्यशिरा, पर्णफलक के बीचों बीच वृत्त से पर्णशीर्ष तक मोटी रेखा हो जैसी रचना होती है, आकृति होती है, मध्यशिरा कहलाती है। शिरा क्या है, मध्य शिराओं से लगी हुई धागे जैसी जो संरचना होती है उसे हम शिरा कहते हैं। शिरा का क्या कार्य है, तो पत्तियों में स्थित शिराएं खनिज, लवण, जल पत्तियों तक लाती हैं तथा पत्तियों द्वारा भोजन पौधों के प्रत्येक भागों तक पहुंचाती हैं। यानी जो जड़ जल एवं खनिज लवण सोखता है उसे यह शिराएं पत्तियों तक पहुंचाती हैं और पत्तियों से बना हुआ भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। तो में आपने पत्ती के भाग एवं उनके कार्य के विषय में आपने देखा। इसमें आप देखेंगे कि पत्ती में पर्णरंध्र क्या होता है। तो जैसे ही आप इस पत्ती को देखेंगे, तो आपने अभी इसके पूर्व में ऐसे देखा, तो इसके पीछे जब आप देखेंगे तो छोटी छोटी इस पे बूंदें होती हैं, उभरी हुई आकृति होती है जो आपको खुरदुरा दिखाई देता है। तो यह पर्णरंध्र कहलाता है। ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं यह पर्णरंध्र कहलाते हैं। पर्णरंध्र के क्या कार्य हैं, तो इसके द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा आपको जो वायुमंडल से जो हवा आती है वो इनके भीतर आती है और अनावश्यक जो जल होता है इसके अंदर अधिक से अधिक जो मात्रा अगर जल आ ही गया तो वह जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यह क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यह है आपका पर्णरंध्र का कार्य हो गया। पर्णरंध्र का क्या कार्य है, तो इसके द्वारा हवा भीतर आती है तथा अनावश्यक जल इन छोटे छोटे पर्णरंध्रों के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। अब आता है क्लोरोफिल या हरित लवक। पत्तियों का जो यह रंग है यह क्लोरोफिल या हरित लवक नामक एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा ये सभी पत्तियां हरे रंग की पाई जाती हैं। ठीक है, और यही पत्तियों का हरित लवक भोजन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी पत्तियों में जो भोजन बनाने का कार्य होता है वह यह हरित लवक या पर्णहरित के द्वारा ही होता है। अगर यह इसमें पर्णहरित या हरित लवक न पाया जाए तो ये क्या होगा, पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पत्तियों द्वारा भोजन तथा ऑक्सीजन बनाने की क्रिया, भोजन तथा ऑक्सीजन बनाने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से देखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो पत्तियों द्वारा भोजन तथा ऑक्सीजन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आप एक चीज और देखेंगे कि पत्तियां क्या करती हैं, इसको थोड़ा सा हम और डीपली बता रहे हैं। तो यह जो ये पर्णरंध्र है इसके द्वारा वायुमंडल से हवा आती है और हवा में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले लिया, सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर लिया और सूर्य के ताप से, यानी जब तक सूर्य माने प्रकाश देता रहेगा तो ये पत्तियां उससे सूर्य से प्रकाश भी लेती हैं, वायुमंडल से हवा लेती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और पुनः यह क्या करती हैं कि क्लोरोफिल की सहायता से, यानी पर्णहरित की या हरित लवक की सहायता से यह क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं और यह भोजन
करके भोजन का निर्माण करने के उपरांत ऑक्सीजन गैस जो होता है वह क्या करती है, त्याग करती हैं, वह रिफ्यूज करती हैं, प्रदान करती हैं, जो जीवधारियों को सांस लेने के लिए परम आवश्यक होता है। अगला आपका टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधों में जो अनावश्यक जल होता है वह इन छोटे छोटे पर्णरंध्रों के द्वारा स्रावित होकर उससे बाहर होकर के छोटे छोटे बूंदों के रूप में वाष्पित हो जाता है, यानी वाष्प बन जाता है, भाप के रूप में उड़ जाता है, और यह कार्य वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे कि पौधों में जो अनावश्यक जल होता है इन पत्तियों के पर्णरंध्रों से धीरे धीरे स्रावित होकर के निकल करके और सूर्य के प्रकाश में वो क्या होता है, विलीन हो जाता है, उड़ जाता है, भाप बन जाता है। यह प्रक्रिया, यह कार्य वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब अगला आपका टॉपिक है पुष्प किसे कहते हैं। तो पौधे की शाखाओं में, पौधे की शाखाओं में पत्तियों के ऊपर स्थित रंग बिरंगे जो आकृति होती है, रचना होती है, उसे हम पुष्प कहते हैं। यह पुष्प लाल, नीला, पीला, बैंगनी, गुलाबी, सफेद आदि विभिन्न रंगों का हो सकता है। तो इस प्रकार से यह पुष्प आपका पौधे का प्रमुख भाग है जो इसके वंशज को, पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसके पूर्व में आपने पुष्प का परिभाषा आपने देखा, इसमें आपको पुष्प का भाग बताया जा रहा है। तो इसमें यह जो पुष्प आप देख रहे हैं, जो पुष्प की संरचना की गई है, यह एक सरसों के पुष्प का है और उसका भाग के विषय में आपको बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प का ये भाग है पहला पुष्पासन। पुष्पासन वह चीज़ है जिस पर पुष्प स्थित होता है, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। वाह्य दल क्या है, पुष्पासन से लगा हुआ पत्तियों की रचना जैसी हरे रंग की जो रचना होती है उसे हम वाह्य दल कहते हैं। और दल क्या है या पंखुड़ी क्या है, तो वाह्य दल से स्थित, वाह्य दल के पास में जो रंगीन रचना होती है, आकृति होती है, उसे हम पंखुड़ी कहते हैं। और वाह्य दल के समीप एक धागे जैसी एक लंबी रचना पाई जाती है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। यह पुंकेसर का जो पतला धागा भाग होता है धागे की तरफ से, उसे हम पुंतंतु कहते हैं। और जो ऊपर एक कोष की तरफ दिखाई देता है, बॉक्स की तरफ दिखाई देता है, उसे हम पराग कोष कहते हैं। और इसमें पराग कण उपस्थित होता है जो स्त्रीकेसर पे, यानी स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पड़ करके और निषेचन, पौधे में निषेचन क्रिया को संपन्न करता है। तो ये आपका परागकोश हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर है स्त्रीकेसर। यह पुंतंतु यानी पराग वो पुंकेसर के पास एक ऐसी रचना होती है जो सबसे बड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। और स्त्रीकेसर को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है अंडाशय, यानी नीचे से जब हम चलेंगे तो इसको हम अंडाशय कहेंगे। और उसके बाद ये जो पतली रचना है इसको हम वर्तिका कहेंगे, और इसके अग्रभाग को वर्तिकाग्र कहेंगे। ठीक है, तो इसके विषय में हम पुनः आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पुष्प आप लेंगे, पुष्प में देखेंगे एक डंठल होता है, इसी को हम पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृंत। और जो यह भाग, पुष्प का जो भाग स्टेम से यानी तने से जो लगा होता है, उसको हम पर्णधार कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णधार। ये हो गया। अब यह जहाँ पे पुष्प स्थित है, देखिए यह भाग पुष्प स्थित है, इसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन दिया गया है, दिखाया गया आपको। और पुष्पासन से लगा हुआ देखिए यह हरे रंग की पत्तियों जैसी संरचना होती है, ये रचना आपका वाह्य दल कहलाता है। एक को हम वाह्य दल कहते हैं। और जब कई इस तरह की रचनाएं एक साथ उनको जब हमें प्रदर्शित करना होता है तो उसे हम कहते हैं वाह्य दल पुंज, वाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसके साथ देख रहे हैं आप कि यह जो दल लगा हुआ है, यानी जो रंग बिरंगे इसके पार्ट्स लगे हुए हैं, जो
सरसों के फूल में आप देखेंगे पीले पीले रंग का होता है, जो चौड़ी चौड़ा भाग होता है उसे हम दल कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं। और जब इसे सभी को एक साथ हम प्रदर्शित करेंगे या कहेंगे तो यह हो जाएगा दल या पंखुड़ी या दल पुंज। अभी यह दल पुंज आपका हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं कि इसके सटे हुए एक रचना आप देख रहे हैं, इसकी माने संख्या 6 होती है, जिसमें 2 लंबे होते हैं और 4 छोटे होते हैं, देख रहे हैं। तो इसमें इस भाग को पूरे को हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे, पुंकेसर इसको कहेंगे। लेकिन यह जो पतला धागे की रचना होती है इसे हम पुंतंतु कहते हैं, और जो ये बॉक्स की तरह से है इसे हम परागकोश कहते हैं। और इस परागकोश में ही परागकण स्थित होता है, जो समयानुसार आकर के वर्तिकाग्र में पड़ता है और निषेचन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद बीज का निर्माण होता है। तो उसके बाद पुंतंतु के यानी पुंकेसर के साथ ही साथ एक रचना देख रहे हैं आप, मोटी सी लंबी सी रचना देख रहे हैं। तो निचले भाग को हम ये पूरे के पूरे भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं, और इसका भी भाग है। तो यह जो मोटा भाग है इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। बीच के भाग को वर्तिका कहते हैं, और लास्ट का जो भाग है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम पुष्प के भाग के विषय में अध्ययन किया। तो इसके विषय में पुनः एक बार हम आपको दोहरा देते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि पुष्प के भाग कितने होते हैं। तो पुष्प का पहला पुष्पासन, दूसरा वाह्यदल, तीसरा दल या पंखुड़ी, चौथा पुंकेसर। पुंकेसर के भी 2 भाग हो जाते हैं, पुंतंतु और परागकोश। परागकोश में परागकण स्थित होते हैं। चौथा के बाद 5वां नंबर आपका आता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में 3 भाग हो जाते हैं, पहला अंडाशय, वर्तिका और लास्ट में वर्तिकाग्र। अर्थात इसको हम ऊपर से अगर देखेंगे तो पहले वर्तिका, उसके बाद वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका और उसके बाद अंडाशय होता है। और इसके विषय में आपने पुष्प में यह सारे आपको दर्शाया गया है, बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो।